सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस के लिए भी और पार्टनर्स के लिए वो है बच्चों पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? अब कुछ बच्चे सीधा क्या करेंगे 100 माइनस 397 और टिक कर देंगे। एक ऑप्शन आपको ऐसा जरूर मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए, और ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लो जहां पर डीड साइलेंट है या डीड में कोई चीज मिस हो गई लिखना, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लग। अगर फंडामेंटल्स आपका क्लियर है तो आने वाले चैप्टर्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स आसान है। आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। अब सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था बच्चों आपके क्लास 12th अकाउंट्स के सिलेबस की इंपॉर्टेंस। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के साथ, जो कि पार्टनरशिप अकाउंट्स का आपका सबसे पहला चैप्टर है, राइट। हमने कल देखा था कि पार्टनरशिप अकाउंट्स मेरे पूरे सिलेबस में 36 मार्क्स कैरी करते हैं, और उसमें मेरे काफी सारे चैप्टर्स हैं, बट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप सबसे पहला चैप्टर है। और एक चीज आपको बता दूं कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हमारे थोड़े नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा होंगे बच्चों, क्योंकि आप नाम से ही देख सकते हो इसका नाम है फंडामेंटल्स। तो सर ये नींव है आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स की, ठीक है। अगर आपने इस पे पकड़ बना ली ना, तो बिलीव मी आपके लिए पार्टनरशिप अकाउंट्स बहुत ही सिंपल होने वाला है। यस, अगर फंडामेंटल्स आपका क्लियर है तो आने वाले चैप्टर्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर इसमें स्ट्रगल करोगे तो आने वाले सारे चैप्टर्स में स्ट्रगल करने वाले हो। बट हाँ, अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस को अच्छे से देखोगे, घर जाके प्रैक्टिस करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के साथ। अब सर मैंने यहां पे लिखा है ये सीख डाला तो पार्टनरशिप झिंगा लाला, ठीक है ना। आप पढ़ पा रहे होगे, इसीलिए लिखा है बच्चों की फंडामेंटल्स। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा आने वाले चैप्टर्स में भी, जब आप इसके बाद अगले चैप्टर पे मूव करोगे, कि इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है सर। तो बताओ चलो, पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस लाना या स्टार्ट करना क्यों जरूरी है सर? एक एग्जांपल लो, मान लो आपने ऑटोमोबाइल पार्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना। आपने एक सोल प्रोप्राइटर, एक लाला टाइप की एक इंडस्ट्री डाली, ठीक है ना। एक छोटी सी फैक्ट्री डाली जिसमें आप हर चीज खुद ही मैनेज कर रहे हो अभी। बट धीरे धीरे क्या हुआ सर, आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में उतरे, लोगों ने आपके प्रोडक्ट्स को पसंद किया, ठीक है ना। और अब आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर गया है। तो आप बताओ, जब आपका बिजनेस और उसके ऑपरेशंस धीरे धीरे स्केल अप हो गए, तो क्या आप अकेले इस बिजनेस को संभाल सकते हो, या फिर आपको किसी और इंसान की जरूरत है इस बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए? सर देखो, अगर एक और बंदा आएगा आपके बिजनेस में, या एक से ज्यादा लोग आएंगे, तो वो एक नई न्यू सेट ऑफ आइडियाज लेके आएंगे आपके बिजनेस में, ज्यादा कैपिटल यानी कि वो पैसा डालेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करेगा और आप इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर पाओगे। इसीलिए बच्चों पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस क्यों लाया गया सर? जब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस यानी कि मेरा लाला टाइप का, इंडिविजुअल टाइप का बिजनेस शॉर्ट पड़ गया, या मैं बोलूं कि अब वो फीजेबल नहीं है उस टाइप का बिजनेस चलाना, और अब मेरा बिजनेस का जो ऑपरेशन का लेवल है वो बढ़ चुका है, तो मैं लाता हूं सर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा लोग आएंगे, वो अपने आइडियाज लेके आएंगे, नई कैपिटल लाएंगे, और मैं अपना बिजनेस अच्छे से चला पाऊंगा। तो अब आप ये तो समझ गए कि पार्टनरशिप बिजनेस क्यों लाया गया। अब सर पार्टनरशिप बिजनेस को कोई एक्ट क्या गवर्न करता है? क्या हमारे पास कोई स्टैट्यूटरी एक्ट है जो प्रकाश डालता है इस टाइप के बिजनेस पे? यस सर, हमारे पास एक लीगल एक्ट है, और वो है बच्चों पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या है सर? पार्टनरशिप एक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बाइबल है? सॉर्ट ऑफ। ये मैं बोलूंगा ना, ये एक सेकेंडरी किताब है आपकी। रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस के लिए भी और पार्टनर्स के लिए वो है बच्चों पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड होती है सर एक एग्रीमेंट होता है अमंग द पार्टनर्स, जिसमें काफी सारी चीजें लिखी होती हैं पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में। इससे पहले हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़े, एक बार फटाफट से जान लेते हैं सर। पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप को किस तरीके से डिफाइन करता है? सर पार्टनरशिप को डिफाइन करता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर persons who have agreed to carry on the business by any one of them or any one of them acting for all। कहने का मतलब सर, पहली बात तो ये कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? दो। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए सर? दो बंदे तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप चलाने के लिए, क्योंकि सिंगल हुआ तो वो तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहलाएगा, राइट सर? करेक्ट। अब बच्चों हम लोग फटाफट एक बार इसकी डेफिनेशन पे आते हैं।
पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है a partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. अब carried on by all or any one of them acting for all क्यों बोल रहे हैं? हम ये तो समझ गए सर कि रिलेशन है वो दो या उससे ज्यादा बंदों का, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया, एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करी और उसमें 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए, बी, सी और डी। अब होता क्या है ना सर, ए और बी तो फुल टाइम इस बिजनेस को चला रहे हैं, बट सी और डी क्या कर रहे हैं ना, साथ में जॉब भी कर रहे हैं और अपने फ्री टाइम में इस पार्टनरशिप फर्म में वो टाइम देते हैं, ठीक है ना। जब वो खाली होते हैं, जब जॉब से फ्री होते हैं, तब आके पार्टनरशिप फर्म में वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सर क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ए और बी ने बिजनेस के लिए कोई डिसीजन लिया तो वो सबको इंपैक्ट करेगा? हाँ जी सर। या खाली ए ने डिसीजन लिया तो क्या बाकी सारे पार्टनर्स भी उस डिसीजन से बाइंड हो जाएंगे? सर होना तो चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर ए ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे पार्टनरशिप फर्म को फायदा पहुंचा तो उसका बेनिफिट सारे पार्टनर उठाएंगे। सिमिलरली ए पार्टनर ने अगर कुछ ऐसी गलती कर दी जिसका भुगतान, या मान लो जिससे पार्टनरशिप फर्म पे बहुत भारी नुकसान आया, तो क्या ये सबको बियर करना पड़ेगा सर? हाँ जी सर, सबको बियर करना पड़ेगा। अब सर एक बात बताओ, जब पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट्स कमाती है तो पार्टनर्स उसको आपस में डिवाइड कैसे करते हैं? सर वो डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका एक सिनोनिम होता है हर क्वेश्चन में जो आप अक्सर सुनोगे, पीएसआर। तो वो डिफाइन करता है कि किस रेशियो में आपके प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे और किस रेशियो में आप लॉसेस को शेयर करोगे। ओके सर। अब जो पर्सन आपस में बिजनेस कर रहे हैं वो क्या कहलाए जाएंगे सर? वो कहलाए जाते हैं पार्टनर्स, ठीक है। और कलेक्टिवली हम उनको क्या बोलते हैं सर? कलेक्टिवली उनको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ए, बी, सी और डी आपस में क्या हुए सर? पार्टनर्स। बट कलेक्टिवली जब ये सब मिलके धंधा चला रहे हैं उसको बोलेंगे बच्चों हम लोग पार्टनरशिप फर्म। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर समझ में आ रहा है बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर वी गॉट योर पॉइंट। अब सर लीगल वर्सेस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे जाने से पहले मेरे दिमाग में तो एक सवाल आ रहा है, बताना कि ये सवाल आपके दिमाग में भी आया या नहीं, ठीक है। सर एक बात बताओ, एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम? बेयर मिनिमम तो हमें पता है कि 2 तो चाहिए, क्योंकि सिंगल वाला तो कभी पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता ही नहीं है, वो तो प्रोप्राइटर बिजनेस होता है, राइट। 2 बंदे तो मिनिमम चाहिए। अब सर मैक्सिमम कितने चाहिए? क्या 1000 हो सकते हैं? 2000? सर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने इसके ऊपर चर्चा की हुई है, ठीक है। और पार्टनरशिप एक्ट ने इसके ऊपर चर्चा नहीं करी है, रादर मैं बोलूं कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 464 है, 464, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है ये प्रिस्क्राइब करने के लिए कि कितने पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। अब सर सेक्शन 464 ने बोला है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुई? अपर कैपिंग हुई कि फ्यूचर में 100 पार्टनर हो सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए जो लिमिट सेट की हुई है ना बच्चों, वो है 50, यानी कि 50 माइंडेड। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं सर, वो फ्यूचर में, मतलब 100 से ऊपर तो कभी नहीं होंगे, बट फिलहाल के लिए जो लिमिट सेट की गई है वो 50 की है। फ्यूचर में ये 100 तक पहुंच सकती है, बट अभी कितनी है बच्चों? अभी है 50। इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा लो, ये एमसीक्यू फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बहुत बच्चे क्या करेंगे, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 पार्टनर्स हैं, बताओ और कितने पार्टनर्स इस फॉर्म में लाए जा सकते हैं। अब कुछ बच्चे सीधा क्या करेंगे, 100 माइनस 3 97 और टिक कर देंगे। एक ऑप्शन आपको ऐसा जरूर मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अभी के लिए जो लिमिट है वो कितनी है बच्चों? 50 की लिमिट है, ठीक है। ओके सर। दूसरी चीज, एक बात बताओ, एक चिंटू, एक छोटा बच्चा 18 साल से कम आयु का, यानी कि एनी पर्सन हु इज अ माइनर और लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज, क्या वो पार्टनर बन सकता है सर? सर पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है यहाँ पे कि वो पार्टनर बन तो सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, ठीक है। लॉसेस में अभी वो हिस्सा नहीं लेगा, यानी कि माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट ओनली फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। और सर जिस दिन वो मेजर बनेगा, यानी कि जिस दिन वो 18 साल का होगा ना, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको ये डिसीजन लेना है कि उसको एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना है या नहीं। और अगर वो 6 महीने में डिसाइड नहीं करता है, यानी कि 18 साल का वो मान लो आज हो गया और उसके 6 महीने के बाद तक भी वो डिसाइड नहीं कर पाया, तो ये मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर बन चुका है, ठीक है। ओके सर। अब पार्टनरशिप फॉर्म किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आती है सर? एग्जिस्टेंस में आती है थ्रू अ पार्टनरशिप डीड। अब सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? सर पार्टनरशिप डीड है एक रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर तो क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि पार्टनरशिप फर्म सिर्फ और सिर्फ एक रिटन एग्रीमेंट या एक रिटन पार्टनरशिप डीड के थ्रू आ सकती है? जरूरी नहीं है, एडवाइजेबल है।
कहने का मतलब मैं समझाता हूं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं भी नहीं लिखा कि आपके पास एक रिटन डीड होनी चाहिए, एडवाइज किया जाता है। यानी कि अगर मैं ओरली किसी दो इंसान के साथ या किसी एक और इंसान के साथ एग्री कर लेता हूं कि चलो हम मिलके पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं, तो सर वो पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। लेकिन क्यों बोला जाता है पार्टनरशिप डीड लाने के लिए? सर वो इसलिए बोला जाता है ताकि फ्यूचर में जब आपका बिजनेस थोड़े लंबे टाइम तक चल जाता है तो पार्टनर्स में किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई या डिस्प्यूट ना हो, या किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना रह जाए। तो मैं बोल सकता हूं पार्टनरशिप डीड क्या है बच्चों? एक बाइबल है। बाइबल है पार्टनरशिप फर्म के लिए, जिसमें इतनी सारी चीजें एकदम डिटेल्ड तरीके से लिखी होती हैं कि फ्यूचर में किसी भी टाइप का डिस्प्यूट नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आप पार्टनरशिप डीड जरूर बनाएं। सर हम लोग इतनी थियरी क्यों पढ़ रहे हैं वैसे बच्चों? एक तो पहली बात, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आप एमसीक्यूज आते हैं, ऑल्दो कम मार्क्स के आते हैं बट आते हैं। तो अगर जिस बच्चे ने थियरी पे कमांड बनाई और अगर आपने थियरी को भी उतनी इज्जत दी जितने आप प्रैक्टिकल पोर्शन को देते हो, तभी आप बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओगे। ठीक है ना? अदरवाइज प्रैक्टिकल में तो नंबर ले जाओगे, थियरी में नंबर कट जाएंगे। सिमिलरली जब आपके सीयूईटी के एग्जाम्स होंगे ना बच्चों, तो वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या टेस्ट होंगे? आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे। और सर कॉन्सेप्ट किसके मजबूत होंगे? जिसने थियरी प्लस प्रैक्टिकल, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। ठीक है? जिसने थियरी और प्रैक्टिकल दोनों पे कमांड बनाई ना, वो ही क्रैक करेगा अच्छे नंबरों के साथ सीयूईटी का एग्जाम भी। ठीक है? तो बच्चों अब आपका एग्जाम का पैटर्न ही कुछ इस तरीके से हो गया है कि हम आपको थियरी भी क्लास में बहुत अच्छे से कराएंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी घर जाके थियरी को भी उतनी इज्जत दो, अच्छे से रिवाइज करो ताकि अच्छे नंबरों के साथ आप पास हो। सर तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? सर हमने पढ़ ली डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, हमने पढ़ लिया सर कुछ एसेंशियल फीचर्स। अब आप देखो इसमें मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। पहला क्या है? 2 और मोर पर्सन्स। बिल्कुल सर, एक, दो या उससे ज्यादा बंदे होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए। और सर पर्सन होना चाहिए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है सर? एक एक्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, जो बोलता है कि किसी भी अनसाउंड दिमाग का पर्सन या फिर जो बंदा जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है टू बिकम अ पार्टनर, वो पार्टनर नहीं बन सकता है। अब सर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप एक प्रोफेशनल एग्जाम में जाओगे, लाइक लेट्स से आप सीए का एग्जाम लिख रहे हो या सीएस, तो वहां पर ये एक सेपरेट लॉ का आपका एक पेपर होता है जिसमें बहुत डिटेल में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे चर्चा करते हैं। फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको कितना याद रखना है सर? बस इतना कि कोई भी बंदा जो दिमागी हालत से ठीक नहीं है या जिसको लॉ ने मना किया है, ठीक है ना, टू बिकम अ पार्टनर, वो पार्टनर नहीं बन सकता है। और तीसरा, माइनर नहीं बन सकता। लेकिन माइनर में एक कैच है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो क्या है सर? वो प्रॉफिट्स में हिस्सा लेगा, लॉसेस में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है? और 18 साल का होने के बाद उसको 6 महीने में ये डिसाइड करना है कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे भी हमने चर्चा कर ली सर। मिनिमम कितने? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100 फ्यूचर में। बट अभी कितनी लिमिट सेट है सर? 50। कितनी? 50। ये बात आप ध्यान रखना, इसमें बच्चों के नंबर कट सकते हैं। एग्रीमेंट पे हमने चर्चा कर ली सर कि पार्टनरशिप डीड हम बनाते हैं जिससे ये फर्म एग्जिस्टेंस में आती है। अब सर क्यों बना रहे हैं पार्टनरशिप फर्म? धंधा चलाने के लिए। इट इज एस्टैब्लिश फॉर कैरिंग आउट बिजनेस। किस तरीके से प्रॉफिट शेयर होंगे सर? प्रॉफिट शेयर होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट? और बिजनेस कैरिड ऑल बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आई थिंक हमने इस पे भी चर्चा कर ली थी कि एक पार्टनर अपने एक्ट से बाकियों को बाइंड करता है। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके सर, अब आपने बोला था कि पार्टनरशिप डीड ना बाइबल होती है। सर बाइबल ना एक बहुत भारी शब्द है जो आपने बोला है वैसे, तो हमें फटाफट ये चीज जस्टिफाई करो कि आपने पार्टनरशिप डीड को बाइबल क्यों बोला। अभी मैं आपको समझाता हूं बच्चों, मैंने इसको बाइबल क्यों बोला। बच्चों पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है? उसमें पार्टनर्स की डिटेल होती है, ठीक है ना, किस दिन मैं अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करूंगा, अगर मैंने कैपिटल डाली बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में तो मेरे को किस रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मैंने पार्टनरशिप फर्म से कुछ पैसा निकाला तो मैं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पार्टनरशिप फर्म को वो पैसा वापस करूंगा। ठीक है ना? अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है तो वो किस तरीके से सेटल होगा। ये पार्टनरशिप फर्म कितने ड्यूरेशन के लिए बनाई है? हो सकता है ना मैंने 4 साल 5 साल या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फर्म बनाई है। जिस दिन वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या जब वो उतने साल पूरे हुए तो हो सकता है मैं फर्म बंद कर दूं। ठीक है ना? अगर मैंने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया या फर्म ने मुझे लोन दिया एज अ पार्टनर, तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरे को लोन पे वो मतलब कितने किस रेट से मेरे को ब्याज देना है, राइट? ये सारी बातें लिखी होती हैं बच्चों, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है? सेटलमेंट कैसे होगा डिस्प्यूट का, पार्टनर्स को अगर सैलरी, बोनस या किसी भी टाइप का रेम्यूनरेशन देना है तो कितना देना है, कितनी कैपिटल पार्टनर्स को लानी है इस पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेन ऑफिस कहां पे होगा, ये सारी बातें लिखी होती हैं बच्चों पार्टनरशिप डीड में। तो अगर मैं कह दूं कि मैं अगर अपनी पार्टनरशिप डीड को बहुत इलैबोरेटेड तरीके से फ्रेम कर लेता हूं, तो अब आप मेरे को बताओ क्या फ्यूचर में डिस्प्यूट आएंगे? सर डिस्प्यूट आ सकते हैं, बट इस पार्टनरशिप डीड को रेफर करके हम लोग उन डिस्प्यूट को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं सर।
तो हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि जब भी डीड बनाई जाए ना, तो बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को हमें डीड में लिखना है, ताकि ये एक तरीके से गवर्निंग डॉक्यूमेंट बन पाए आगे के लिए। बट सर यहाँ पर एक कैच है, और कैच क्या है, कई बार देखो हैं तो इंसान ही पार्टनर्स भी, गलतियों का पुतला होता है इंसान, कुछ ना पार्टनरशिप डीड में लिखना छूट जाता है, ठीक है। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बोला कि चलो ठीक है, पहली बात तो ये अच्छी बात है कि आपने पार्टनरशिप डीड बनाई, ठीक है ना, क्योंकि हम भी एडवाइस करते हैं कि डीड आप बनाओ, बट कई बार गलती हो जाती है, ठीक है ना, कई बार हम कुछ चीजें डीड में लिखना भूल जाते हैं, तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है टेंशन ना लो पार्टनर्स, अभी मैं जिंदा हूं, ठीक है। जहां जहां पर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, वहां पर आप मेरे पास आ जाओ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पास आओ और देखो उसमें क्या लिखा है। तो जहां जहां पर भी डीड साइलेंट होगी ना बच्चों, माइंडेड, आपको क्या देखना है उस केस में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 उस केस में क्या बोलता है, आपको वो चीज चेक करनी है। अब सर क्या क्या है वो चीजें, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बहुत डिटेल में उसको समझेंगे, जब हम एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सर यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ेंगे ना सर, अल्टीमेटली यही लिखा हुआ है कि जब भी डिस्प्यूट आएंगे तो फ्यूचर में हम डीड को देख के रिजॉल्व कर सकते हैं। एडवाइजेबल नहीं है, सॉरी जरूरी नहीं है डीड बने, बट एडवाइजेबल है। और जहां जहां पर भी डीड साइलेंट है या जहां पर डीड एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पर किसके प्रोविजन लगेंगे बच्चों, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो पार्टनरशिप फर्म ने इस साल में 10 लाख रुपए के प्रॉफिट्स किए, दो पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले केस में है 3:2, 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो मैं बोल सकता हूं ए को मिलेंगे 6 लाख और बी को मिलेंगे 4 लाख, 3:2 में अगर आप 10 लाख को बांटोगे ये फिगर आ जाएगी। बट सर एक बात बताओ, मान लो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है हमारे पास, या डीड तो बनाई बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना ही भूल गए। अब पार्टनर सोच रहे हैं यार अब इसको कैसे बांटे, झगड़ा हो गया उनमें, ए कह रहा है मैंने ज्यादा मेहनत की है, बी कह रहा है मैंने ज्यादा मेहनत की है, दोनों में झगड़ा हो गया। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है अरे मिस्टर ए मिस्टर बी झगड़ो मत, मेरे पास आओ ना, मैं किस लिए बैठा हूं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है बच्चों कि अगर डीड आपकी साइलेंट है ना, आप प्रॉफिट्स को इक्वली बांट लो, 1:1 के रेशो में बांट लो या इक्वली बांट लो। इस केस में 1:1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने एग्जांपल में बोला है कि हमारे पास अभी दो पार्टनर हैं, तो यानी कि 10 लाख को अगर मैं 1:1 में बांटूं, ए को भी मिल जाएंगे 5 लाख और बी को भी मिल जाएंगे 5 लाख। आई होप आपको पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस समझ आई होगी, और ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लो, जहां पर डीड साइलेंट है या डीड में कोई चीज मिस हो गई लिखना, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लग जाएंगे। ये आपको बात याद रखनी है। यहाँ पे क्या बनाया हुआ है सर, सर ये ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, बट सर ये तो हम क्लास 11th में भी इतना डिटेल में पढ़ के आए हैं, वहां पे हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ा था, ये सारी चीजें तो हम बहुत ही डिटेल में, कम से कम 100 बार हम ये वाले टाइप के अकाउंट्स बना चुके हैं। सर ये मैंने आपके लिए क्यों बनाया है, क्योंकि यहीं से चीजें कनेक्ट होती हैं, और ये सारी फिगर मेरी कहां जाएंगी सर, ये जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या भला है, सर पार्टनरशिप एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो डेफिनेटली हमें ये जानना होगा कि पार्टनरशिप फॉर्म में किस किस टाइप के अकाउंट्स बनते हैं। तो सर जनरली दो टाइप की चीजें पार्टनरशिप अकाउंट्स में बनती हैं, पहला होता है सर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और दूसरे होते हैं सर मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, सर वो बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनर्स में बांट दें, ठीक है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं अगर मेरे पास प्रॉफिट है तभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, यस सर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से आने वाले प्रॉफिट को पार्टनर्स में अपोर्शन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब ये किस नेचर का अकाउंट है सर, ये होता है मेरा नॉमिनल नेचर का अकाउंट, जहां पर मैं हर टाइप का खर्चा, हर टाइप का लॉस डेबिट करता हूं और हर टाइप की इनकम या हर टाइप का गेन क्रेडिट साइड में लिखता हूं। आने वाले अगले ही लेक्चर में हम लोग इस पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी बस आपको समझने वाली बात क्या है सर, वो ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बचता है, यहां मैं लिखता था सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा यहां आ गया बच्चों। फर्म में बिजनेस के सारे खर्चे मैंने यहाँ पे खाली 2 एक्सपेंसेस लिख दिया, और सर ये सारी फिगर्स ना मैंने एग्जांपल के तौर पे हाइपोथेटिकल फिगर्स ली हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने ये फिगर्स एज्यूम करे हैं, तो कंफ्यूज मत होना ये फिगर्स आ कहां से रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, ठीक है। मान लो ग्रॉस प्रॉफिट आया 10 लाख का, आपके इस साल के खर्चे हुए 5 लाख, तो नेट प्रॉफिट कितना बच गया बच्चों, प्रॉफिट बच गया सर मेरा 5 लाख। अब सर यही प्रॉफिट जो है ना, यही मेरा फ्लो होके किधर जाता है सर, ये बच्चों मेरा इधर आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और इसी 5 लाख को और कुछ भी अलग अलग टाइप के जो भी मेरे गेन्स हैं, इन्हीं दो फिगर्स को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपोर्शन कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। और सर यहां पर अभी आप देख पा रहे हो जितने भी डेबिट साइड में मैंने चीजें लिखी है ना सर, ये मेरी पार्टनरशिप फर्म के खर्चे हैं, और जितनी भी चीजें क्रेडिट साइड पे है ना वो क्या है, वो सारी इनकम्स है। अब सर एक चीज आपको याद रखनी है, जो वैसे हम अगले लेक्चर में उस पर ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे,
कि जब भी पार्टनरशिप फर्म के हमें अकाउंट्स बनाने हैं सर, वो बनते हैं हमेशा पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो हर चीज ना पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगते हैं, बट माइंडेड बुक्स बन रही हैं पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्जुन की आंख को क्या दिखना चाहिए हमेशा, कि फर्म को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फर्म के लिए खर्चा है या फर्म के लिए गेन है, पार्टनर के हिसाब से नहीं, फर्म के हिसाब से। अगर आपने ये चीज सीख ली, आपकी गलती होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो सर यहां पर मैंने नेट प्रॉफिट लिखे, यहां मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहां लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स। सर घबराने की कोई बात नहीं है, हम एक एक ट्रांजैक्शन पे यहां पे जो आप देख रहे हो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स, एक एक ट्रांजैक्शन पे हम लोग एक सेपरेट क्लास लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें तो मैं आपके दिमाग में ऐसे फिट कर दूंगा कि आपसे कोई नींद में भी पूछ लेगा, आप उसका लॉजिक बता पाओगे, ठीक है। तो बस ये मैंने क्यों बनाया है सर, ये सिर्फ आपको एक बर्ड्स आई व्यू देने के लिए बनाया है कि जब भी हम पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात करेंगे तो हम इस अकाउंट को बनाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा एक चीज और बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में एक डिटेल्ड एक सेपरेट क्लास रखेंगे और बहुत अच्छे से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लेंगे। ओके सर, आई थिंक आज के लिए इतना डोज बहुत है, ठीक है। इस चैप्टर को और इस क्लास को हम लोग थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको यहाँ पे दो चीजें बताने का था, थोड़ा पार्टनरशिप का आइडिया देने का, एट द सेम टाइम आपको ये बताने का कि थ्योरी भी आपके एग्जाम में उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, और डिटेल में इसको समझेंगे, और क्लास बाय क्लास इसकी एक एक ट्रांजैक्शन को हम लोग कवर करते जाएंगे। यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। और एक दो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का और पास्ट एडजस्टमेंट्स, एक दो सेपरेट टॉपिक्स हैं, बट 80% आपका सिलेबस इसी अकाउंट इस चैप्टर का फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप 80% यही रिवॉल्व करता है, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास बच्चों समझ में आई होगी। घर जाके इसको रिवाइज करो, एक बार नोट्स को देखो अच्छे से, ठीक है ना। एक चीज याद रखना जो मैंने लास्ट क्लास में भी बोली थी, प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा। अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को देखो, अपनी बुक खोलो, वहां पर थियरी को रिवाइज करो, ठीक है। मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर के लिए। इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे वाइंड अप। अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो, और घर जाके मन लगा के पढ़ाई करो। जय श्री राम।